बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीयू न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन अब रोज़ाना की बुनियाद पर ओगरा यानी जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो करेगी और इसकी तफसीलात वेबसाइट पर रोजाना डाली जाएंगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि इसका मकसद ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, शफाफियत को जो है वो लेकर आना है और इसके साथ साथ अगर कोई ज़ख़ूरा अंदोज़ी या मुनाफाखोरी है मौजूदा क्राइसिस के हालात में तो इस तासुर को ज़ायल करना है, इसकी गुंजाइश को बिल्कुल ख़त्म करना है। उन्होंने कहा कि जो इसका मकसद और जो हुकूमत का विजन यह है कि अब वो पेट्रोलियम प्राइसेस में डीरेगुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी तफसीलात प्रोग्राम के आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अहम चूंकि एक फैसला हुआ है तो मैंने कहा कि इससे प्रोग्राम का स्टार्ट करूं। आज़ाद कश्मीर की सियासत की बात करें तो इलेक्शन की गहमा गहमी है और बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं और आज उन्होंने एक इंतखाबी जलसे से भी खिताब किया, अपनी जमात की कैंपेन को लीड करे जैसे उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन को लीड किया था। मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी कायदीन भी आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, इंतखाबी रैलियों और जलसों से खिताबात कर रहे हैं और इतलात ये है कि मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कल जो है वो आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे और वो भी जलसों से खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़ी सियासी जमात है उन्होंने ऑलरेडी इन इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर रखा है, जबकि जो रियासती जमात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो भी अपनी कैंपेन चला रहे हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी अपनी कैंपेन्स चला रही हैं। तो इसका अहाता करेंगे। बड़े अहम इलेक्शंस हैं, ये आज़ाद कश्मीर अहम मोड़ पर हो रहे हैं, बिलखसूस जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के हालात वाक़यात हैं। आलमी महाज की बात करें तो ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा से जो कशीदगी है वो अपने अरूज पर है और दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर शदीद हमले किए हैं। सेंटकॉम की जानिब से कहा गया है कि अमरीकी सदर ने कहा है कि जो ईरान पे बमबारी है उसको तेज तर किया जाए, जबकि ईरान की जानिब से भी बड़े वाशगाफ और दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि वो इसका दंदान शिकन जवाब देंगे। बल्कि खातमुल अंबिया सेक्रेटेरिएट के जो तर्जुमान है उन्होंने कहा कि अगर अमरीका की जानिब से इस तरह के हमले ईरान पे जारी रहे तो इस खित्ते को ऊंट की एज में वापस धकेल देंगे। और साथ में ये चूंकि अपना है हॉर्मोज की बंदिश के मामला जो है उसने ये तमाम और उस पर कायम अजारादारी पे ये उठा है। अब राइटर्स के मुताबिक बाबुल मंदब की बंदिश की बातें भी सामने आ रही हैं और ईरान ने हौसियों को पैगाम भिजवा दिए हैं कि वो अगर ये फ्रिक्शन ये टेंशन बढ़ती है तो उसकी बंदिश का जो है वो भी उसके लिए भी तैयार रहें। ये बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट होगी दुनिया की इकोनॉमीज के लिए, इस पर जरूर गुफ्तगू करेंगे। और जो अहम बयान आया है अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस के में वो बड़ा तवज्जो तलब है, क्योंकि नन लेस देन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कह रहे हैं कि इस सारी जो पीस प्रोसेस को डिरेल करने में इसराइल का जो है वो हाथ है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा जरा आपके सामने रखते हैं कि आप सुने कि कितनी बड़ी शिफ्ट भी आई और वो क्या इंकिशाफात कर रहे हैं। You know, there's this Time article that came out yesterday. A friend sent it to me. It's like worth reading because it lists a bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously for quite literally trying to accomplish the negotiation objective that the president set for the country. Let's say certain elements of the Israeli government want to criticize the deal or have disagreements about the deal. I don't even mind an effort to try to influence, you know, foreign governments try to influence the United States all the time. You know, Israel does it, other countries do it. It's just sort of the nature of the beast. What bothers me is actually when Americans allow, meaning American leadership, allows that influence to affect their judgment and to affect what they are advocating for. That's what really bothers me. ये बड़ा अहम नुक्ता आपने सुना जो जेडी वैंस कह रहे थे कि अमेरिकन लीडरशिप के जो नुक्ता नजर है उसको भी ये इन्फ्लुएंस करती है जो यहूदी लॉबी है। इस पे हम प्रोग्राम के दूसरे में गुफ्तगू करेंगे। पहले से मैं तीन नुमाइंदा सियासी शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू उनका मैं तारुफ आपसे कर रहा था। तो हमें ज्वाइन किया जनाब कमर जमान कारा साहब ने, आप साबिक विफाकी वजीर हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब साबिक मेंबर कौमी असम्बली PMLN के और आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर सेंटर हमायूं मोमन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा में हमारे साथ जूम वीडियो लिंक पे, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। गुफ्तगू आगाज करें कमर जमान कारे साहब आपसे। सर मेरा सवाल है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जलसे से खिताब करते हुए पहले मुजफ्फराबाद में भी जब आप उनके हमरा मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की तश्कील की बात की है।
आज़ाद कश्मीर के जो मामलात है, बिलखसूस कलअदम तंजीम की जानिब से कुछ मुतालबात सामने लाए गए हैं और उन्होंने रावलाकोट और गिरदोनवा में ज़िंदगी को तातुल का शिकार किया हुआ। आप समझते हैं कि अगर इस पे इत्तेफाक राय होता है सियासी जमातों का, तो ये जो मामला है वो हल की तरफ बढ़ सकता है? क्योंकि उन्होंने खत भी लिखा है, पीपल्स पार्टी को अप्रोच भी किया है। मैं चाहूंगा इससे हम जरा स्टार्ट करते, फिर जो इंतखाबी मामलात हैं और जो इलेक्शन कैंपेन है उस पर भी बात करेंगे। जी कारय साहब। देखिए अनवर साहब, पाकिस्तान की हुकूमत मौजूदा हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हमारी वहां की हुकूमत हो, सारे कश्मीरियों के साथ एक मोहब्बत का जज्बा रखते हैं, उनके मसाइल के हल के लिए कोशां हैं जी। कश्मीर के लोगों को मौजूदा हुकूमत ने जो रियायत दी है वो गैर मामूली है, जो मुतालबात की सूरत में मानी गई। अब फिर वो एक ऐसा मुतालबा जिस पे बात आके अड़ गई, ये मुतालबा ऐसा था कि उनको सीटों का तकाजा था कि हमें सीटें दी जाएं जी, ये सीटें खत्म की जाएं। मसला ये था कि उनके मर्जी के मुताबिक अगर ये फैसला कर भी दिया जाता तो क्या आजाद कश्मीर के बाकी लोग इसके स्टेक होल्डर नहीं, सियासी जमातें नहीं, ये सारी बातें उनके साथ हुई। चले कम टू द कंक्लूजन। अब इस वक्त जो सूरत मौजूदा सूरत हाल है उसमें यह है कि उन्होंने एक धरना दिया हुआ है जिसमें उन्होंने पहले ऐलान कर रखा था कि हम जिंदगी मुअत्तल कर देंगे, 2 महीने का राशन लेके रख लें। इससे पहले 3 धरने हुए जिसमें इंसानी खून का ज़िया हुआ, फोर्सेस के जवान शहीद हुए, सिविलियन शहीद हुए। हमें बहुत तकलीफ है इस बात की। और अगर एक ऐलान दोबारा किया जाता है कि हम फिर एक ऐसा धरना देने जा रहे हैं कि पूरी रियासत का निजाम हम मुअत्तल कर देंगे और लोगों को हम कह रहे हैं कि 2 महीने का सामान लेके रख लें क्योंकि हम जिंदगी बिल्कुल चलने नहीं देंगे, तो ऐसी सूरत में जब कोई मुतालबे भी मान लिए जाएं और जिद से ना हटे और कोई रैशनल बात करने को तैयार ना हो, तो रियासत फिर कोई हतमी इकदाम उठाने पर मजबूर होती है। यही सूरत हाल इस दफा बनी। अब डेडलॉक आया हुआ है। यकीनन हुकूमत पाकिस्तान भी चाहती है, जिम्मेदारान भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सियासी जमातें भी चाहती हैं कि ये मामला हल हो। कुछ लोगों का ख्याल है कि डायलॉग के जरिए हल हो। वो सीटों से कम पे डायलॉग करने को तैयार नहीं थे। हमने तो उनसे 6 दिन मांगे थे, वो 6 दिन देने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल। हम इस मामले का हल निकाल रहे थे। लेकिन अब जब मामला इतना टेढ़ा हो गया और उसमें तलखी बहुत बढ़ गई, तो नेचुरली फिर आपको कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा जो गैर मामूली हो। और उसकी तजवीज बिलावल साहब ने यह दी थी कि अगर सारे फ्री कैन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन पर राजी होते हैं तो फिर इस पे बात बढ़ाई जा सकती है, इस पे बात की जा सकती है और हम इसको फैसिलिटेट करने को तैयार होंगे। ये बात मामले के हल के लिए सोची गई और कोई जरिया हमें नजर नहीं आ रहा था। यही एक जरिया था। जरा इस पे भी सर दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं की भी राय ले लेते हैं। अली गौर बलोच साहब आप मौजूद हैं, फिर हमारे साहब मैं आपके पास आता हूँ। अली गौर बलोच साहब बताइएगा, आप आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, PMLN जो है वो बड़ी भरपूर मुहिम चला रही है, वफाकी हुकूमत है आपकी, ये जो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात आ रही है इस पर आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि जिस तरह से पहले कायरा साहब ने बताया है जी, और वो जो सारी मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और जिसने किए थे, और मेरा ख्याल है कि कायरा साहब भी उसके अंदर मौजूद थे या इनकी दीगर सीनियर लीडरशिप पीपल्स पार्टी की भी थी, तो उन्होंने बिल्कुल ये इस पे रोशनी डाली है। मैं समझता हूँ कि जो कमेटी हम नई बनाएंगे, जो ऑलरेडी जो चीजें डिसाइड हुई उनकी तमाम मुतालबात तो मान लिए गए और आउट ऑफ द वे जाकर मान लिए गए। ठीक, किसी भी का बुनियादी चीज है कि सबसे पहले इलेक्शन इंतखाब में हिस्सा लें और उसके बाद वो पार्लिमान के अंदर आए और अंदर आकर असल नुमाइंदगी जो है वो फिर कानून और आइन में तरमीम करके अगर कोई इस तरह की उनके मुतालबात हैं और उनके पास शख्सियत है तो वो हक बजाने पे। लेकिन इस तरह से किसी को भी, मैं समझता हूं कि ये मैंडेट तो शायद हुकूमत के पास भी नहीं है कि वो इस तरह से जो सीट्स वो कहते थे कि वो मतलब है कि वो खत्म कर दी 12 सीटें, जो 12 सीटें जो हैं, या फिर एक मुतालबा तो ऐसा है जिसका शायद कायरा साहब भी बेहतर समझते हो कि जो उन्होंने किया कि भाई वो आप रियासत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में था कि आप
जो है वो उसका नाम तक हज़फ कर दे, इस चीज का भी जिक्र हुआ। तो मैं समझता ये गैर मुनासिब, और सबसे बढ़कर ये कि जो उन्होंने पुरतशद्दद वाकयात किए और एक वो मतलब है कि पुरतशद्दद वाकयात करके उन्होंने जो है वो वहां पर एक इंतशार जो फैला कश्मीर के अंदर, ये भी मैं समझता हूँ कि हरगिज ये एक मुनासिब कदम नहीं था उनकी तरफ से। जो तहरीकें होती हैं वो पुरअमन होती हैं, वो इस तरह से पुरतशद्दद नहीं होती। लेकिन बहरहाल इन तमाम मुश्किलात के बावजूद मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेन चला रही हैं और वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, और जो नई आने वाली पार्लिमान है वो दीगर चीजों का तयन करेगी कि वो मतलब है कि वो अगर उनके कोई इस तरह के मुतालबात होते हैं कि जो जरूरी हो तो वो उन पर नजरसानी कर सकती है। लेकिन हुकूमत की तरफ से भी उन्हें यही कहा गया है कि आप ये धरनों का और तशद्दुद का सिलसिला बंद करें और जो है अपने जो केसेस हैं उनको फेस करें, और बाकी जाहिर है कि हुकूमत गुफ्त व शनीद के जरिए उनके साथ को बेहतर रास्ते भी निकाल सकती है। ठीक है, मैं तो सिलसिला में जी मेरे साथ रहेंगे तमाम सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप हैं वो भी कैंपेन, जिस तरह बिलावल साहब का जिक्र हुआ, नवाज शरीफ साहब भी अन करीब उधर जाकर जलसों से खिताब करेंगे। इंशाल्लाह ये इलेक्शन, हमें उम्मीद है कि ये पुरअमन तरीके के साथ ये इलेक्शन कश्मीर के पाया तक हुई। बलोच साहब मेरे साथ रहेगा। सेनेटर हमायूं साहब, आप देखें लेफ्ट आउट नजर आ रहे हैं, वो दोनों सियासी जमातें जो हैं वो कश्मीर के मामले के हल की भी बात कर रही हैं जो इस वक्त मौजूदा है, और दूसरी तरफ इलेक्शन कैंपेन भी चला रही हैं। तो आप समझते हैं आप लोगों की सियासी हिकमत अमली बायकॉट की ठीक है? लास्ट वीकेंड पे अली बुखारी साहब मेरे शो में मौजूद थे, वो कहते हैं कि हमने नजरसानी का ऑप्शन रखा है। एज ए पॉलिटिशियन आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन का जो बायकॉट है उसमें आप लोग बिल्कुल जो है वो मैदान से बाहर नहीं हो जाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप बिल्कुल सही बात करते हैं कि एज अ पॉलिटिशियन या वो लोग जो हल्के की सियासत करते हैं उनके लिए इससे बड़ी कोई क्या कह सकते हैं डिसएडवांटेज नहीं होता कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना लें। और उनका जो होता ये है, एक आपके जो रेगुलर वोटर्स होते हैं वो तो आपके साथ रहेंगे, एक वो लोग होते हैं जो कि जो इस कैंपेन की वजह से आपके साथ जुड़ते हैं, आपके आइडियोलॉजी के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। सो यू क्रिएट अ वैक्यूम ओवर देयर, तो वो अपनी जगह है। लेकिन अब सवाल ये हो जाता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इससे बॉयकॉट कर रही है? देखिए, उसमें एक वजह थी जो कि छोटी वजह है, वो ये कि जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोटल आइसोलेट किया गया है, गैर आईनी लॉ के खिलाफ जो एक्ट है, इलेक्शन एक्ट है, उसके खिलाफ है। अगर मुझसे मेरे बल्ले का निशान इस वजह से छिन जाता है कि मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया हुआ है या ठीक नहीं हुआ है या कोई और चीज हो जाती है और मेरे बल्ले का निशान हट जाता है, उससे पार्टी जो है ना वो स्टिल एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे तो हमें इलेक्शन कमीशन ने एज अ पार्टी ही खत्म कर दिया। फिर जो हाई कोर्ट था ये, और ये फिर गिलगित बल्तिस्तान में क्या है, अब हाई कोर्ट जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर है उसने कहा कि इनको दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ एजेके ने कह दिया कि नहीं करे। तो उस बेसिस के लिहाज से इन्होंने हमें कहते हैं आप आजाद लड़ लो। अब हम आजाद लड़ ले, जिस तरीके से ये लोग मैनेज कर रहे हैं, हमें 2-3 सीटें दे के अपने इलीगल एक्ट को ये लोग लेजिटिमाइज कर देंगे और वो कर लेंगे। ये तो एक पहलू था जो प्रॉब्ली छोटा पहलू था। जो बड़ा पहलू है वो ये कि जब हम आजाद जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो उधर की जो सबसे बड़ी जो अवाम है वो ऑलमोस्ट 80-85-90% जो है वो इस वक्त इलेक्शन के मूड में नहीं है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है वहां पे जॉइंट एक्शन कमीशन जो है ना वो कर रही है। और ये याद रखिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वहां के जी बात कीजिएगा। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये वहां के लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें नॉर्मल दुकानदार हैं, जिसमें नॉर्मल ताजिर हैं, जिसमें नॉर्मल लोग हैं, और वो कर रहे हैं और वो कर। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर ये लोग बॉयकॉट करते हैं हम इनके साथ खड़े बॉयकॉट करेंगे। और हमारा अभी मेरे ख्याल में जो डिसीजन आ रहा है वो इसी लिहाज से आ रहा है, अगर ये लोग इलेक्शन में जाएंगे देन वी विल प्रोबब्ली आल्सो गो इनटू इलेक्शंस। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड वी शुड बी डूइंग। अगर नहीं है, अगर ये जाते हैं जैसे लेट्स पुट लाइक दिस, हमें कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। ओके, कैंपेन चलाने की जरूरत और नहीं इनको हाँ नहीं होगी, ठीक है, वो चीज है। वहां पे इस वक्त जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे साथ के, देखे
मेरे क्लास फेलोज कम से कम 25 से 30 डॉक्टर ऐसे हैं जो वहां पे कंसल्टेंट लेवल पे या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर हुए हैं या प्रिंसिपल या इस किस्म के लेवल से रिटायर हो चुके रिसेंटली। ठीक है, उनकी जो फीडबैक है वो कहते हैं कि हुमायूं यहाँ पे इस वक्त अगर ये लोग जाएं और जाके घर घर कैंपेन करें तो पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन वालों को वहां पे कोई करीब भी नहीं आने देता। वहां पे 90% अवाम जो है ना इस वक्त पीटीआई के साथ है। अच्छा, एंड दैट इज व्हाई ऑल दिस प्रॉब्लम इज स्टेमिंग अप। अच्छा, यहाँ बात हो रही है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की। मेरे ख्याल में इट्स अ वंडरफुल आइडिया, लेकिन देखिए ट्रूथ आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, सच आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। सच ये है कि आपकी हुकूमत ने वहां के लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया, जो आम वर्कर्स हैं, जो आम लोग हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। आप लोगों ने उनको टेररिस्ट करार दिया हुआ है, आपने उनको स्केड्यूल 4 में डाला हुआ है। क्या ये सही तरीका है? अगर मैं आपके साथ इख्तिलाफ करता हूं, क्या इसका ये मतलब है? नहीं, एक मिनट है, देखिए इस तरह होता है। देखिए एक मिनट है, देखिए ये इट्स अ वेरी टर्म जिसको यूज किया जा रहा है, जलाओ घेराओ आप जरूर करें। आप मेरे ऊपर आके मुझे गोली मारेंगे, मैं डिफेंस में आपके साथ कुछ करूंगा, आप मुझे कहेंगे हुमायूं तुम ये कर रहे हो। आप वहां पे, मैं दोबारा बता रहा हूं, एक दफा वहां की वीडियोस निकालें, वहां की चीजें निकालें, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आपको पता है इस वक्त जब आप दीना से आगे जाते हैं और आप टुवर्ड्स जाते हैं मंगला और वहां से आगे जाते हैं, उस तरफ जा रहे होते हैं, मीरपुर की तरफ जा रहे होते हैं, आपको पता है वहां पंजाब पुलिस खड़ी है, किसी को खाना पीना ले जाने नहीं दे रही। ये पूछ लेते हैं वहां पे जो लोग, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ड्राइवर वहां गया था, वो ये बंदिशें जो है ये पंजाब पुलिस ने की है या वहां के लोगों ने की हुई है बंदिशें और चौकियां जो बनाई हुई? नहीं, पंजाब पुलिस कर रही है। जो लोग बता रहे वहां जाने नहीं दे रहे हैं। ये वो चीजें, देखिए ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग देखिए हम वहां क्रिएट क्या करना चाहते हैं, हम वहां अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं या हम वहां नफरत क्रिएट करना चाहते हैं, या हम वहां पे मसला हल करना चाहते हैं। अगर आपने मसला हल करना है, देन दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। ओके, ये मेरी एक पर्सनल जाती राय, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन द वे हम लोग कर रहे हैं, हम उसको खराब कर रहे हैं। पूछते थे चूंकि पीपल्स पार्टी जो है वह हुकूमत में, कायरा साहब आपने सुन लिया कि उनका 90% अवाम पीटीआई के साथ है। दूसरा, इस मामले को गलत तरीके से हैंडल किया जा रहा है। फिर अली गौहर साहब आप भी जवाब दीजिएगा क्योंकि आप भी उसी रास्ते से वहां पर गए थे। आप जब मेरी आपसे बात हुई तो क्या पंजाब पुलिस रोक रही है? जी कायरा साहब, पहले तो सर टू स्टार्ट विद सर, वो कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती और अगर हम इलेक्शन कैंपेन के बगैर भी जीत जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर हुमायूं के मुताबिक 90% लोग जो हैं वो उनकी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। सारी बातें की हैं जी मैं उनका जवाब तो सारी तो देना पॉसिबल नहीं होगा, मैं चंद बातों का जवाब दे देता हूँ। सर, पहली बात तो यह है डॉक्टर साहब खुद तय करें। अभी ये मुजफ्फर है, ये बांध जाना चाहते हैं, ये कोटली जाना चाहते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा से उस तरफ से आना चाहते हैं, जिस रास्ते से चाहें, मां सिवाय रावलाकोट सिटी के जिस रास्ते चाहे, अगर कोई रास्ता बंद बने तो मैं जिम्मेदार हूंगा। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, जब सूरत हाल ये हो कि सारा मीडिया वो फुटेजेस चला रहा है जिसमें हमारी सिपाह पे, हमारे जवानों पे मुसल्ला लोग, वो जो जत्थे हैं मुसल्ला लोगों के, वो फुटेज दिखाई जा रही है। ये मैं नहीं दिखा रहा, ये हुकूमत नहीं दिखा रही, इंडिपेंडेंट मीडिया दिखा रहा है। वहां पे उनके गिर्द जो लंबे लंबे बालों वाले एक मखसूस हुलिये के लोग जो सैकड़ों की तादाद में वहां पहुंचे हुए हैं और मुसल्ला हैं, अगर उनको खुली छूट दे दी जाए और उनके साथ और लोग के जायम होते जाएं तो क्या ये रियासत करने देगी? अगर रियासत नहीं करेगी, गवर्नमेंट नहीं करेगी, तो फिर हम कहेंगे ये क्या और कर कुछ नहीं रहे। हाँ, अगर पहले क्या हुआ, मैंने पहले भी अर्ज की कि उन्होंने जो ऐलान किया, 3 धरने पहले हुए, उन तीनों धरनों में तशद्दुद था, खून बहा, पुलिस के जवानों को सैकड़ों की तादाद में जख्मी किया, बुलेट इंजरीज हुई, शहादतें हुई, मासूम शहरियों की भी शहादतें हुई जिनको इस चाल में डाला गया था वहां पे। इस तरह उन्होंने उससे कहीं ज्यादा तैयारियां करके पहले अपना सारा नेटवर्किंग,
इंटरनेशनल सपोर्ट, सब अपनी बातें कर ली। और उसके बाद उन्होंने टारगेट दिया, ऐलान किया कि 2 महीने का राशन डाल ले, हमने पूरी रियासत बंद कर देनी है। और उसके बाद पुरतशद्दुद तरीके से वो निकले और पहले 4 जवान पुलिस के शहीद कर दिए गए। क्या किसी बंदे को सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करने की, उनको गोलियां मारने की, उनकी शहादतें करने की इजाजत होनी चाहिए? क्या मुसल्ला जत्थों को आपने रियासत के अंदर अपने काम जिस तरह मुदाखलत करने की इजाजत देनी है? क्या ये एहतजाज है? दुनिया की कोई रियासत ऐसे एहतजाज को नहीं मानती। ये पुरअमन एहतजाज नहीं था। जब तक पुरअमन रहा हमने इसको अमन रखने की पूरी कोशिश की, अब भी है। आज भी हम ये कह रहे हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के जरिए चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन ये बात तो हमें देखनी चाहिए ना अनवार, कि वहां पे जो सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ साइडों पे पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है, हमारी सिपाह के ऊपर फायरिंग हो रही है, और उसको पंजाब पुलिस पंजाब पुलिस पंजाब पुलिस, ये बहुत अफसोसनाक बात है। जिम्मेदार लोगों के मुंह से ये बातें नहीं निकलनी चाहिए। कब कभी पंजाब में कोई जरूरत होती है तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस बुला ली जाती है, जब इस्लामाबाद को जरूरत होती है तो आप पंजाब की पुलिस को तलब करते हैं। जब इससे पहले भी जब कभी किसी में, जब कभी कश्मीर में जीबी में तो राइट डील कर सके तो फिर फेडरेशन से मदद तलब करते हैं, सूबों से मदद तलब करते हैं। उस तलब को आप पंजाब 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 खेलेंगे तो ये बहुत नामुनासिब बात है। ठीक है। हाँ, हम आज भी कह रहे हैं उन्होंने जो कुछ किए उनके मुतालबात हद से ज्यादा और कहीं ज्यादा माने गए। अनवार कोई सियासी हुकूमत, कोई जी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, सारी जमातें, पीटीआई, ये मिल के भी वो रिलीफ नहीं दे सकते थे जो उनके मुतालबे पे दे दिया गया, ताकि वहां राइट्स ना हो, वहां अमन अमान ना बिगड़े। अब अगर रियासत का अमन अमान बिगाड़ने का वाज़ेह ऐलान हो और मुसल्ला जत्थे जुलूस लेके निकले और जब उनको रोका जाए तो फिर उसके ऊपर फायरिंग कर दी जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या उनको खून पेश करने चाहिए? आज भी हम कह रहे हैं कि ठीक है, जिन लोगों ने कोई जुर्म किया है वो अपनी सजाएं भुगतेंगे, उनको केस भुगतने पड़ेंगे। लेकिन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना के हम ये फैसला करना चाहते हैं कि उनके मुतालबात में क्या सदाकत थी और उन्होंने जो कुछ किया, क्या वो पुरतशद्दुद था, वो जिम्मेदार है या कोई इदारा है या वहां की हुकूमत है, जो भी है उसके ऊपर आए। हम कह रहे हैं, हम गवर्नमेंट का भी मुतालबा कर रहे हैं, गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। तारिक फजल साहब थे, आखिरी बात, डॉक्टर तारिक फजल मेरे साथ थे मालिक साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन वेलकम कर, अच्छा वेलकम करते को भी इसमें भी है, वो इसको टैकल देख रहे हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी पहले ही मुतालबा कर रही है, अब उन पे है, वो आए तो कहें कि जी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम होना चाहिए। और उसमें कमीशन तो आपको पता है सबकी मर्जी से बनेगा। यस, देख रही होगी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। वो बजौरे ताकत मासूम बच्चों को और अपने खवातीन को आगे रख के ये ह्यूमन शील्ड को इस्तेमाल करते हुए अपने लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये रियासत के निजाम को रोकने की इजाजत तो नहीं दे सकते। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। अलीगौर बलूच साहब, सर ये उसका जवाब दीजिएगा जो हमायूं साहब ने कहा, फिर मैं हमायूं साहब के क्लोजिंग कमेंट्स लूंगा। वो कह रहे हैं अगर हम तो इलेक्शन कैंपेन नहीं करें, हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 90% लोग हमारी जमात के साथ है, ना आपके को पूछ रहे ना पीपल्स पार्टी कार्य साहब की जमात को पूछ रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने 10% की रियायत की है वो भी खत्म करते हैं, 100% ही कहते हैं। तो ये तो जाहिर है कि अगर अपनी जुबान के साथ कोई दावा करते हैं तो वो 90% वाली तो बात में मैं तो इनकी डॉक्टर साहब की कमजोरी समझता हूँ फिर इसमें। अच्छा, तो वो तो इनको 100% का दावा करना चाहिए और क्लेम करना चाहिए। देखिए, इस तरह की डॉक्टर साहब जैसे पढ़े लिखे को इस तरह की जो है वो बातें करना, मैं समझता कि वो मतलब है कि इनको जेब देता है। अगर आपकी इतनी बड़ी मेजोरिटी है तो आप एक मान सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी जिस 90% जिसको यकीन हो। दूसरी बात ये है कि ये तो आपस में पूरी पीटीआई जो है आपस में दिस्तो गिरेबान नजर आती है। कई ग्रुप्स बन चुके हैं, हर बंदा पार्टी का अपने आप को लीडर समझता है और वो दूसरे के बारे में कीचड़ उछाल रहा है, दस्तो गिरेबान है।
ये जो आप उसका मलबा गवर्नमेंट पे डाल दें कि जनाब हम जाएंगे नहीं, जिस तरह से कायरा साहब ने कहा है कि ये कौन से रास्ते से आना चाहते हैं, हम इनको वेलकम करने के लिए वो कह रही है कोर्ट जो जिस रास्ते से आप गए, डॉक्टर साहब कहते हैं वो रास्ता बंद है मीरपुर का। नहीं, देखें रास्ते मीरपुर से भी रास्ता खुला है, मैं खुद मीरपुर में हूँ, इधर मेरी ड्यूटी है, बाकी भी जो रास्ते खुले हैं मासवा है वो रावला कोर्ट के अलावा बाकी तमाम रास्ते खुले हैं, और बाकी भी देखें ना, पीपल्स पार्टी भी कैंपेन चला रही है, PMLN भी चला रही है, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी चला रही है। ओके, तो ये कहना, हाँ अलबत्ता जिस तरह से पहले जो पिछले कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, जो सहूलतकारी उस वक्त PTI को मुयसर थी, वो जाहिर है इस बार नहीं होगी, तो फिर उस वजह से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करें और उसमें हिस्सा ना लें, तो वो तो बात समझ में आती है। ओके, और खास तौर पर जो मतलब है कि जिस तरह की वहां पर सूरत हाल है, जिस तरह से ये भी एक सवालिया निशान है कि अगर जब इन केसेस की इंक्वायरी होगी तो ये भी पता चलेगा, चूंकि जिस तरह से 9 मई के वाकयात हुए, जिस तरह से KPK के वसाइल लेकर जो है वो मतलब है कि इस्लामाबाद के ऊपर और वफाक के ऊपर यलगार हुई। मुझे ये बताएं कि दुनिया के बेशुमार ममालिक जो हैं वहां पर मुख्तलिफ सूबे हैं और उन सूबों में मुख्तलिफ हुकूमतें बनती हैं। जी जी, क्या पूरी दुनिया की तारीख में आज तक आपने देखा है कि कोई एक सूबा जिसमें एक हुकूमत बनी और वो वफाकी हुकूमत के ऊपर अपने सरकारी वसाइल लेकर हमलावर हो जाए? ठीक है सर, ये तो आपने नुकता किया। मैं इसको क्लोज करें तो आजाद कश्मीर पे दोबारा आते हुए मैं हमायूं साहब आप बताइएगा, कायरा साहब का नुकता कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और दूसरा अली गौर साहब की बात में वजन, तो अगर 90% आपको सपोर्ट करें फिर तो ये सियासी खुदकुशी है सर, बसद एहतराम अगर आप लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं फिर उन लोगों को आप अपने कैंडिडेट्स ना ला के, पॉलिटिकली स्पीकिंग। क्लोजिंग कमेंट्स है सर। देखिए ऐसा है, सबसे पहले मैंने कहीं नहीं कहा कि रास्ते बंद है, मैंने कहा वहां पे चेकिंग होती है और उस चेकिंग में वहां पे इस तरीके से चीजें होती है, और अगर आप नहीं है तो मैं तो वो बात बता रहा हूँ जो मुझे लोगों ने बताई है, मैं तो खुद वहां नहीं किया। अच्छा। मेरे और ये वो लोग हैं जो नॉर्मल रूटीन में काम करने वाले लोग हैं, मेरे क्लिनिक में, मेरे हॉस्पिटल में, मेरे घर में, ये वो लोग हैं। आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा आजाद जम्मू एंड कश्मीर के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनकी आपको डायरेक्ट वो आप समझ ले कि बात बता रहा हूँ। नंबर 2, देखिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जो होता है ना, इट्स ऑलवेज अ वेरी गुड थिंग प्रोवाइडेड ट्रूथ इज रिस्पेक्टेड, ठीक, प्रोवाइडेड के ट्रूथ को मोड़ तोड़ के ना पेश किया जा रहा हो, ट्रूथ को प्रॉपर तरीके से ट्रूथ ही रहने दिया जाए, उसके अंदर मिलावट ना हो, तो फिर यस रिकंसाइल हो जाएगा। ओके, और सच्चाई जब आप और आपका इलेक्शन में ना हिस्सा लेना, जबकि 90% बकौल आपके लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा होता है बहुत दफा ये होता है कि आपने बहुत सारे चीजें जो होती है ना इन प्रिंसिपल किया होता है, आपको पता होता है कि ये मेरी एडवांटेज है, लेकिन आपने इन प्रिंसिपल चीजों को एड्रेस करने के लिए आप उससे गुरेज करते कि यार ये चीज ठीक नहीं है। अगर फर्ज करें सियासी जमातें सर रिग्रेट करती है, कायरा साहब की जमातें 50 देखिए मैं टोटली एग्री करता हूँ। देखिए ये वो उन्होंने रिग्रेट किया था, लेकिन एक बात याद रखें, अगर वो उसमें कॉन्टेस्ट करते, ठीक है, कॉन्टेस्ट करते तो उसके ऊपर भी आ जाते कि यार देखो बाज दफा आप एक जो होता है ना लॉस ले लेते फॉर अ प्रिंसिपल कॉज। आपको ये देखना होगा कि आपके प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी गेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने तो प्रिंसिपल कॉज ये कि वो जो कलअदम कमेटी है उसके मुतालबात जो है उनके साथ आप लोग खड़े, लेकिन अगर उनका मामला हल हो जाता है तो फिर आपका प्रिंसिपल कॉज तो खत्म हो जाएगा ना। सॉरी, ठीक है, देखिए आप लोगों ने कर दिया, आप उनको कलअदम कह दें। इन प्रिंसिपल मैं ये समझता हूँ कि जब आप ट्रूथ देखेंगे तो वो कलअदम नहीं होंगे उनके साथ, और ये अगर ये ट्रूथ पे जाएंगे तो ये लोग इस चीज को भी रिवर्स करेंगे। अगर मुतालबात पे कोई ब्रेक थ्रू होता है, अगर देखिए ब्रेक थ्रू होता है तो ये अपना थूका तो फिर आप लोग रिग्रेट करेंगे। इसका मतलब है फिर नहीं, सुन ले आप उसको छोड़ दे, हमारा छोड़ दे ना, आप छोड़ दे। ये लोग फिर उनको कहेंगे कि नहीं आप कलअदम नहीं है, जस्ट बिकॉज वो इनसे बातचीत होगी, कलअदम नहीं है, बातचीत नहीं तो कलअदम है। अगर आपने इसी तरीके से लोगों को कलअदम बनाना है तो फिर तो आपकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो है ना सारी कलअदम हो जाएंगी। आप लोग सिर्फ ठीक रहोगे, जो आपके साथ वोट दे रहा है वो कलअदम नहीं है, जो आपको वोट नहीं दे रहा आपके खिलाफ खड़ा हुआ है कलअदम हो जाएगा। क्या कर रहे हो यार खुदा के लिए, खुदा के लिए। लास्ट पे ऐड कुछ करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है अनवार, सर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बने या कोई कमीशन बने, उसकी कोई फाइंडिंग आए
अगर हम आज ही ये कह रहे हैं कि अगर होगा नहीं होगा, ये ट्रूथ सामने आएगा नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो आप मीडिया भी और सारे लोग मौजूद होंगे, फिर बात कर लेंगे। पहले उसका बुनियाद तो पढ़ने दें। और दूसरी बात जी, अगर किसी ने कोई जुर्म किया, वो फोर्सेस पे अटैक करके आया और उसकी पिछली हिस्ट्री है और उसने बाकायदा ऐलान कि हम पूरे रियासत को बंद कर जी, तो इजहार भी किया, फोर्सेस को और अवाम को आमने सामने लाके खड़ा करने की कोशिशें भी की, तो उसके खिलाफ रियासत कानून के मुताबिक जो कार्रवाई करती है वो की गई। मुज़ाकरात से न कल इनकारी थे न आज है, लेकिन उन मुज़ाकरात के लिए अब वो शराइत के लिए हमारे केसेस खत्म करें, हमारा फलाह खत्म करें। ये नहीं हो सकता कि आप मुसल्लह होके रियासत पे हमलावर हो जाएं और आपको कहा जाए कि हमारे केसेस खत्म कर दिए जाएं। आपको बैठ के पहले बात करनी पड़ेगी। सेटलमेंट के नतीजे में चीजें पे रियायतें दी जाती है, ये ली जाती है, ये और इशू है। लेकिन हमें एक बात ख्याल रखना चाहिए कि कश्मीर के लोगों के एक एक बंदे से पाकिस्तानियों को प्यार है और उन्हें पाकिस्तान से प्यार है, लेकिन न किसी पाकिस्तानी को सिस्टम डिस्टर्ब करने की इजाजत है न उनको। ये जो है कि मेरी आखिरी बात जी सर, कि ये जो पीटीआई ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और इनकी जमात को वहां इजाजत नहीं मिली, इलेक्शन कमीशन ने सारी जमातों को ये हदायत की थी, वहां का इलेक्शन कमीशन हमारे इलेक्शन कमीशन से भी सख्त है, उन्होंने सारी जमातों को एक कसून के तहत ये कहा हुआ था कि आप अपने जो मिजानिया है, जो अपनी इनकम सोर्सेज हैं, आप अपना सारे इनकम और एक्सपेंडिचर के गोशवारे इस पैटर्न के तहत हमें देंगे कि उसमें फौरन अगर फाइनेंसिंग फंडिंग है तो वो भी डिक्लेयर हो। पीटीआई ने वो जमा नहीं कराए, उन्होंने इनको नोटिस दिया, इन्होंने जमा नहीं कराए, उन्होंने इनकी जमात को रजिस्टर्ड होने से रोक दिया। उसके खिलाफ ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने बाकायदा फैसले में लिखा कि हम ये बात तो दुरुस्त है, पीटीआई ने ये गोशवारा नहीं दिया और इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक किया, लेकिन हम लार्जर व्यू लेते हुए इनको ये कहते हैं कि ये अपने गोशवारे भी जमा कराए, उनको इजाजत दे दें। उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 20 दिन बाद जाके फैसला हुआ, उस वक्त तक भी गोशवारे जमा नहीं कराए। ओके, ठीक है कायरा साहब, आपने सर ये हकायक बता दिए सर, वक्त पे रखिए खत्म हो जा रहा है। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब आपका, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब आपका और अली गौहर बलोच साहब का। व्यूअर्स, हमने आपके सामने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, उसका पस मंजर और पेश मंजर रखा है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे बाद आएंगे तो ईरान और अमरीका के दरमियान जो कशीदगी अरूज पर है उसका अहाता कर रहे होंगे। वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। जी वेलकम व्यूअर्स, हम गुफ्तगू करेंगे मशरक़ वस्ता की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके लिए हमें ज्वाइन किया है अहमद मंसूर ने। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी मामलात पर गहरी गिरफ्त रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अहमद मंसूर साहब बताइएगा, अब तो मामलात दोबारा जिसे कहते हैं वो कशीदगी उसी अरूज पे पहुंच गई है जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से या सीज़ फायर से पहले की थी, और बयानात भी आ रहे हैं। अगरचे वाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा है कि बातचीत का दरवाज़ा खुला है, लेकिन अमेरिका के सार ये है कि आप अपने हार्मोज को नहीं बंदिश उसकी करेंगे। ईरान का कहना है कि जी इस पे हमारा ही इख्तियार है, इसको हम ही मैनेज करेंगे। तो आप किस तरह देख रहे हैं, अब ये मामला सुलझाव की तरफ बढ़ेगा या खुदा न खास्ता ज़्यादा इसमें कशीदगी आएगी, क्योंकि अब तो वो बाबुल मंदब की बंदिश की भी बात चल रही है रॉयटर्स के मुताबिक। जी अनवर साहब, जो कशीदगी है वो यकीनी तौर पे बढ़ रही है, और इसमें जो सिर्फ बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की नहीं रही, वो है एक उसका जो पहलू है, लेकिन बात फिर वही दोबारा खदशात जो पहले से मौजूद थे कि जंग का जो फैलाव वो खलीजी ममालिक तक जो दायरा जाने की बात है। आप देख लें कि अब इसकी जिम्मेदारी तो ईरान अमेरिका पे और अमेरिका ईरान पे डालेगा, और पहले भी ऐसे ही हुआ है और अभी भी ऐसे होगा। ईरान का जो मौक़िफ़ कि भाई आपको जो ओमान वाली साइड्स को यूज़ करने की ज़रूरत क्या थी, जब आपने एक एग्रीमेंट 60 दिन का किया था कि इसको मैनेज इन 60 दिनों के लिए ईरान ही करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को, और इस पर टैक्स भी नहीं लेगा और एक कोऑर्डिनेशन भी होगी। तो फिर यकायक ईरान को इत्माद में लिए बगैर जो रास्ता बहरी रास्ता है वो दूसरी साइड वाला जो ओमान की तरफ वाला जो क्यों इस्तेमाल हुआ। तो लेकिन दूसरी साइड वो फिर आप कहेंगे आपने मिलिट्री जो रिएक्शन है वो क्यों दिया, स्ट्राइक्स की ना कतर के और सऊदी अरब वो नाकाबिले कबूल, और डेफिनेटली उसके अपने एक वो कहते हैं ना कि आपने जंग को खुद
फैलाने के लिए आपके ईरान के ऊपर उसकी जिम्मेदारी आई। तो अब आगे फिर आप देख लें कि अमेरिका ने तो अपना काम शुरू किया, आप स्ट्राइक शुरू कर दी, फिर सिविलियन जो अहदाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर भी मारे, उस पर भी आना शुरू वो किया। ईरान ने जवाबी तौर पे कुवैत, आपने देखा कि कतर और बहरीन, और वहां पे जॉर्डन और वहां पे सीरिया भी, और वहां पे यस इस वक्त शाम जो है वो पिछली मरतबा नहीं इन्वॉल्व था। शाम को भी अमेरिकन जो पोस्टें उन पे, अच्छा, कह ये रहे हैं कि अमेरिकन, लेकिन जब कुवैत की आप देख लें जो स्टेट रिस्पांस है वो ये कह रहे हैं कि उनके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उनके तवानाई के मराकज हैं, उनको टारगेट किया गया बिजली पैदा करने के, साफ पानी के जो उनके प्लांट्स हैं। तो वहां वो कहते हैं धमाके भी हुए हैं, आग भी लगी है, नुकसान भी हुआ, हलाकतों की भी बात चल रही है। तो ये जो डेफिनेटली ये सिचुएशन है, ये एक डेवलपिंग और ये बड़ी खतरनाक जो है उसका इम्पैक्ट आ सकता है। इमरान अली साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, मारूफ तजियाकार हैं, सफारतकार हैं, आपका बहुत शुक्र है। इमरान साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आप किस तरह देख रहे हैं, आपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब रीच हुआ तो उस वक्त भी आपने कहा था कि अनईजी ये पीस डील रहेगी, लेकिन आप उसको इतना अनईजी देख रहे थे जिस किस्म के इस वक्त हमले एक दूसरे पर हो रहे हैं, और जो ईरान की जानिब से कहा गया है कि वो बैक टू ऊंट वाले उसमें दौर में ले जाएंगे इस पूरे खत्ते को। दूसरा, उस पर भी जरूर कमेंट कीजिएगा, जो अमेरिकी नायब सदर का इंटरव्यू में कमेंट्स आए हैं अबाउट द इजराइल, कि किस तरह वो इसको खराब करने के लिए हत्तुल वज़ा कोशिश कर रहे हैं कि ये डील ना हो पाए। जी इमरान साहब। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा था। अनईजी का मकसद ये था कभी कभार कोई अटैक हो जाएगा, लेकिन अब तो ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दोनों तरफ से हो रही है। ईरान के ऊपर भी बहुत सिवियर हमले हुए हैं जो बिल्कुल वारंटेड नहीं थे। ईरान ने सिर्फ एक सिग्नलिंग की थी ओमान वाले रास्ते के ऊपर, और ज्यादा आर्टिकल 5 का रुझान ईरान की तरफ ही था। जो ईरान का स्टैंड है, ये लता बात है कि उसको मसलहत के तहत इनको मौका नहीं देना चाहिए था, दैट्स ट्रू। तो बिल्कुल ये नहीं था, और ये इससे जाहिर होता है वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का आपको बता रहा है कि कैसे मिलियंस दे के रियल टाइम में बता रहा है कि कैसे अमेरिकन ओपिनियन को मोल्ड किया गया है। तो इसका मतलब है एक तरफ तो ये ओपिनियन मोल्ड हो रही थी, दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच में इजराइल घुसा होगा, मिन्नतें की होगी कि भाई अभी और अटैक करो, ईरान को और नुकसान पहुंचाओ, और पता नहीं क्या क्या हुआ होगा जो पर्दे के पीछे है। तो इसलिए ये इससे जाहिर होता है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स मसला है। लेकिन इससे ये भी जाहिर होता है कि दुनिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रूट्स को अब रुक जाना चाहिए, अमेरिका को रुक जाना चाहिए, और अगर ईरान को चांस दें तो ईरान को टेबल पे आना चाहिए। ये जो पाकिस्तान का MOU है, जिसको बड़ी हकारत की नजर से देखा कि कमेंट्स में इधर उधर से होता है, ये वाइड डॉक्यूमेंट है जिसपे आप लोगों ने साइन किए हुए हैं। जी, वैसे तो आप किसी चीज पे साइन करते नहीं है, इस पे आपने साइन किए हैं, खुदा रहे इससे वापस आए, इसमें कोई ट्वीक्स वगैरह करनी है तो करें। असल में ईरान को ये यकीन है कि अमेरिका उस पर फिर अटैक करेगा। इस यकीन को जब तक आप दूर नहीं करते, और पाकिस्तान तो शायद कर ही नहीं सकता, तो बड़ी मुश्किल, आजकल के हालात बहुत मुश्किल। और आप जो राइटर्स की स्टोरी है, इसको आप कितना सीरियस ले रहे हैं कि उन्होंने हौसियों को पैगाम भेज दिया है इरानियंस ने, अगर वो इस नहज पे जाते हैं फिर तो बहुत बड़ा क्राइसिस जनरेट हो सकता है। बाबुल, देखिए जहां तक हौसियों की बात है ना, तो जब वो प्लेन वापस आ रहा था ना ईरान से एक डेलीगेशन को लेके शहीद खामेनेई के, उसके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए था। जिस किसी ने भी किया, मुझे नहीं पता सऊदी अरेबिया ने किया या किसी मोसाद की प्रॉक्सी ने किया, वो अटैक नहीं होना चाहिए था। उस अटैक करने का मकसद ये था कि एक जहाज लैंड हो रहा है जिसमें हूथियों का डेलीगेशन है, स्टार्ट वहां से हुआ है। ये जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है, ये हम भूल जाते हैं। हूथीज जो है वो आधे यमन को कंट्रोल करते हैं, वो सिर्फ एक प्रॉक्सी नहीं है, वो आधे यमन को कंट्रोल करते हैं। इसलिए ये सोचना चाहिए उनको भी एक्टिवेट या उनको पुल बैक करना चाहिए ईरान को। इसका क्या फायदा होगा? वरना देखिए, अगर ये सारा कुछ फ्लेम्स में चला जाता है और फिर अमेरिका के पास या इन सुपर पावर्स के पास, नेटो के पास सवाए के मैसिव बॉम्बिंग करें ईरान की, और कौन सी ऑप्शन रह जाएगी ईरान को खामोश करने? तो ये सोचें, इनका ख्याल है ना कुछ लोगों का कि जी ईरान जीत गया, ईरान को कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। ईरान भी हर्ट हो सकता है, ईरान के लोग
हर्ट हो रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अहमद किस तरह देखते हैं जो आयतुल्लाह खामेनी साहब का पूरी आखिरी रसूमात के लिए 1 वीक की जो तमाम रिचुअल्स हुए, जिस तरह का स्ट्रीट पर भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बदले की बात ली जा रही थी, और जो पासदारान इनकलाब है उनकी इंग्रेस बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चाह तो रही है, लेकिन फिर साथ में हमने देखा कि अब्बास अरागची साहब ने कतर का भी विजिट किया, जो अमीर कतर है उनके वालिद की फौतगी के हवाले से। कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? अभी भी बातचीत का दरवाज़ा आपको लगता है कि खुल जाएगा? देखें, एट द एंड बातचीत तो मस्ट है, नहीं, बट एट व्हाट कॉस्ट? अपनी जंग जो आप मुज़ाकरात की मेज़ पर तकरीबन जीत चुके थे, उसको दोबारा आप जंग के मैदान में हारने के बाद फिर मुज़ाकरात पे आएँ, तो ये बेवकूफ़ी है, मिसकैलकुलेशन है। मैं तो पहले भी समझता हूँ कि ईरान ने जो मकासद नाकाम बनाए इसराइल के, अमेरिका के, जो उनके जंग शुरू करते वक्त थे 28 फरवरी को, कि ईरान टूट जाएगा, अंदर तकसीम हो जाएगी और यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे कंट्रोल हो जाएगा, कुछ भी वो अचीव नहीं कर सके। तो ईरान की सक्सेस थी, यहाँ पे उसको फुल स्टॉप लगा देना चाहिए था। अपॉर्चुनिटी मिली थी, कुछ बर्दाश्त करता। ये जंग का फैलाव किसी भी सूरत इस स्टेज पे मैं समझता हूँ ना सिर्फ ईरान के लिए ये बिल्कुल भी फायदामंद नहीं है, इस रीजन के किसी भी मुल्क के लिए नहीं है। ये अब सूट करेगा अमेरिका को, अब सूट करेगा इसराइल को। अमेरिका को तो सूट नहीं करेगा, अमेरिका सर, भी तो बड़ी आपके उनके वाइस प्रेसिडेंट देखे, नॉट लेस देन अ पर्सन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर ट्रंप, वो कह रहे हैं कि जी इसमें तो ईरान कोई कर जाते हैं। अमेरिका कोई काका मुन्ना है कि वो इसराइल जो कहता है वो उसमें सबोताज भी हो जाता है, फंस भी जाता है। इराक में इसराइल के कहने पे अमेरिका फंसा था, शाम में इसराइल के कहने पे फंसा था। 70 सालों से इस रीजन में सब कुछ इसराइल के कहने पे कर रहे हैं। सर, क्या अमेरिका के अपने कोई अज़ाइम नहीं है, अपने कोई स्टेक्स नहीं है? क्या वो जंग जब शुरू करता है उसका कोई प्लान नहीं है? तो सारा कुछ इसराइल पे तो ना डाले। इमरान साहब, इस पे सर लास्ट कमेंट्स, आप समझते हैं कि ये जो अहमद साहब कह रहे हैं कि ये अमेरिका के लिए बेहतर तो नहीं होगा? मेरे ख्याल में सिचुएशन, लॉन्जेविटी ऑफ वॉर तो उनके लिए अगेंस्ट जाएगा प्रेसिडेंट ट्रंप के। अहमद जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं पिछली, वो भी ठीक है, जितने सारे मुल्कों का किया है। अफगानिस्तान में कितना बड़ा लॉस उठाया है, लेकिन वो अमेरिका, चूंकि अमेरिका है इसलिए वो एक कॉफी पी के जिंदगी दोबारा शुरू कर देता है। जितना मर्जी उन पे डेट हो जाए, कितने $1 ट्रिलियन उन्होंने अफगानिस्तान में किए, तो वो गलती करता है, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अमेरिका में ये कैपेबिलिटी है कि वो डाइजेस्ट कर सकता है। इसराइल को बहुत फायदा होगा, और अमेरिका भी ये सही कह रहे हैं कि अमेरिका से ये एक्सपेक्ट करना कि जी वो जो इसराइल कहता है बहाना बना लेते हैं। इसराइल को फायदा होगा, अमेरिका को लॉस ऑफ फेस होगा, उसके बाद वो फिर रिकवर कर जाएगा। चलिए, अब देखते हैं कि ये इसका कोई, हम तो दुआ गो हैं कि कोई ऐसा अंजाम निकले जिसमें ईरान, अमेरिका और पूरे खत्ते की जो है ना, कोई जो है उसके लिए विन विन सिचुएशन। आपका बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब, आपका, आपने हमें वक्त दिया। अहमद मंसूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा, वक्त फिर एक अहम मौजू आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद में एक ज़बरदस्त B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, और शोबा हेल्थ और फार्मास्यूटिकल का, उसके जो है वो अहदाफ जानने की कोशिश करेंगे और उस पर क्या टेंजिबल आउटकम्स हैं। सब कुछ वक्फे के वक्त, वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर उबैदुल्ला साहब ने। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान यानी ड्रैब के। और जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से कबल कहा कि आज B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उसके मेहमान ख़ुसूसी थे, उन्होंने उसे कलीदी खिताब किया और $44 करोड़ के मुआहदे जो हैं वो पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के दरमियान जो हुए हैं उसे खुशाइन करार दिया। हम CEO साहब से पूछेंगे कि ये कितनी अहम कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या इसके आउटकम्स हैं। ज़रा इस हवाले से बताएगा सर कि जो अगराज़ व मकासद जिसके लिए आज ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया वो किस हद तक हासिल किए जा चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जी। आज इनफैक्ट फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर कोई स्पेसिफिक एंड कैंडिड किसी ऐसे मुल्क के साथ हमारी B2B फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि न सिर्फ मुल्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। टुडे फर्स्ट एवर पाकिस्तान चाइना B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी हुई।
एंड इनफैक्ट इट्स अ 2-day इवेंट 17 और 18 जुलाई। हाँ जी, कल भी होनी है। और इसमें इट वाज ए वेरी स्ट्रक्चर्ड इवेंट, जिसके लिए 2 से 3 माह से पाकिस्तान एम्बेसी एट बीजिंग, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड TDAP, वी वर ट्राइंग टू हैव दिस इवेंट टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान, जहां पे इन्वेस्टर्स आए, पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स से मिलें और वी फॉरवर्ड मूव करें। बेसिक जो पर्पस है, वी कैन अंडरस्टैंड कि हेल्थ केयर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चीज डेवलप हुई है, it is not only the healthcare sector, it is the national health security. Okay. And national health security is very important from strategic point of view, from the public health point of view. Even national security point national of view. security point of view as well, because अब अगर हम पिछले 10 साल में देखें, कोविड आया और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आई, तो ये चीज बड़ी शिद्दत से महसूस की गई कि मुल्क में इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग शुड बी एसेंशियली इंपॉर्टेंट। इससे उसको तकवीयत मिलेगी। एग्जैक्टली, अद्वियात सस्ती हो जाएंगी। देखें, अल्टीमेटली होगी, न सिर्फ सस्ती होंगी बल्कि एक्सेस बेहतर हो जाएगा। बिकॉज अगर हम पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल की डायनामिक्स देखें, तो पाकिस्तान इस वक्त जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उसमें कोई 80-85% फिनिश प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में खुद बनाता है, लेकिन उसका एपीआई इंपोर्ट करता है। एपीआई मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं। हाँ जी, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टेबलेट इंजेक्शन बनाने की फैसिलिटी तो है, बट रॉ मटेरियल बनाने की नहीं है। इससे इस तरह के इश्तिराक से वो पैदा हो जाएगा। एंड सेकेंडली, 2 सेगमेंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या? एक वैक्सीन। यस, वैक्सीन इज वेरी एसेंशियल कमोडिटी फॉर एनी हेल्थ केयर, और बिकॉज हम समझते हैं कि वैक्सीन वो चीज है जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है क्यूरेटिव हेल्थ, कि आप दवाई किसी मर्ज का इलाज करते हैं, एक है प्रिवेंशन। तो इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के बाकी ममालिक की तरह हम 13 बीमारियों से बचाने की 13 वैक्सीन लगा रहे होते हैं। तो 13 वैक्सीन, और वी आर ऑल टुगेदर आइदर डिपेंडेंट ऑन आवर इंटरनेशनल फंडर्स, डोनर्स और इंपोर्ट। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से और इस इश्तराक से वो वैक्सीन पाकिस्तान में बनाई जा सकती है। एग्जैक्टली। अब जो इसका बेसिक कंपोनेंट था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान में एक ऐसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रेजेंट किया जाए और डेवलप किया जाए कि हम पार्टनरिंग करें। एंड नाउ व्हाई चाइना? द क्वेश्चन इज बिकॉज चाइना इस वक्त हेल्थ केयर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है। दुनिया में अगर हम देखें, रॉ मटेरियल 70% 80% चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि दुनिया के बाकी ममालिक में देता है। ठीक है। इसी तरीके से वैक्सीन के सेक्टर में भी चाइना इज मूविंग फार हेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो स्ट्रेटेजिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाय हैविंग CPEC 1, नाउ वी हैव बीन ट्रांसफॉर्म टू CPEC 2 इंटरनेशनल लेवल पे भी, और डिप्लोमेसी में भी वी आर वेरी क्लोजली वर्किंग। सो जो थॉट प्रोसेस आया लीडरशिप से, विजन से, कि लेट्स वर्क विद चाइना, एंड फार्मास्यूटिकल इज नॉट ओनली द सेक्टर जिसमें इस वक्त पाकिस्तान और चाइना दे आर स्ट्रेटेजिकली, इट इज वन ऑफ द सेक्टर। सर, 44 करोड़ के जो मुआहदात हैं, ये तय पाए हैं बेसिकली, MOUs हैं या ये एग्रीमेंट्स हैं? एग्रीमेंट्स। अच्छा, हाँ, ये भी मैसेज, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाँ जी, कि जो हुआ क्या पिछले 2 माह में, ये कॉन्फ्रेंस तो फिजिकली आज से शुरू हुई, बट इसकी तैयारी में 2 माह से ड्रैप, पाकिस्तान एम्बेसी बीजिंग और चाइना की कंपनियां, दे वर कनेक्टेड। इट वाज ए ट्राइलैटरल वर्किंग विद देम, और इसमें कोई 20 के करीब सेशंस हुए हैं, जिन सेशंस में पाकिस्तानी कंपनीज को हमने मैच मेकिंग किया चाइनीज कंपनी के साथ, हुआ द इंटरेस्टेड पार्टीज। सो अल्टीमेटली राइट नाउ हमारे को 9 एग्रीमेंट्स सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में मैच्योर हुए, साइन हुए, एंड सब्सिक्वेंटली आफ्टर मीटिंग, बिकॉज मोर देन 100 चाइनीज डेलीगेट्स हैं, 200 पाकिस्तानी कंपनीज हैं, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग। और आज हमारे अपार्ट फ्रॉम दैट 9 सुबह के एग्रीमेंट्स हुए, 7 एग्रीमेंट्स आफ्टरनून में हुए हैं, एंड अबाउट 60 और MOUs। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक जी, वेल डन, और बहुत जबरदस्त आपने बताया, बड़े मुख्तसर वक्त में जामे और बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की। इस तरह की इनिशिएटिव्स, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी और लोगों की सेहत को भी, क्योंकि जाहिर बात है, जैसे डॉक्टर उबैदुल्ला साहब कह रहे थे कि अब जो सेहत है वो भी नेशनल सिक्योरिटी के जुमरे में आता है। आज का ये शो था, अपना फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सर्च टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।